Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 21st of August 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल्स का डिस्कशन। तो ये आज का हम पहले लीड एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि टाइटल्ड है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो जो भी रिसेंट बिल जो प्रपोज किया गया है जिसके द्वारा जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट के लिए बात की गई है उसके रिगार्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली उसमें क्या प्रोज कौन सा वो डिस्कस नहीं किया है, क्या चेंजेस किए यहाँ पे। बेसिकली उसके नाम से रिलेटेड जो उसके नाम जो उनके चेंज किए गए उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑथर ने जो कुछ चीजें साइट की हैं। पहला ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो आर्टिकल 348 है कॉन्स्टिट्यूशन का, it states that authoritative text of all acts passed by the parliament or state legislature shall be in the English language। ये इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऑथर ने कहा कि जो टाइटल दिया गया है बिल्स को हिंदी में, इट गोज अगेंस्ट द एम्बार्गो प्लेस्ड बाय द आर्टिकल। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये रखा है ऑथर ने अपना कि उसके अगेंस्ट जाता है। दूसरा, अगर लैंग्वेज और लीगल रेजिम की बात करें तो जो इशू है लैंग्वेज का वो ये नहीं है कि आज ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो पहले भी कॉन्टेस्ट हुआ है एंड debated in the Constituent Assembly and led to the adoption of various provisions in the Constitution as well as official language aid। और इस डिबेट की वजह से जो कॉन्टेस्टेड टॉपिक है इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी रखे गए हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी जो है कुछ प्रोविजंस इसी वजह से रखे गए हैं। ठीक है ना। फिर ऑथर ये भी कह रहा है कि इन अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री वेयर लैंग्वेज हैज बीन द फ्लैश पॉइंट फॉर सेवरल प्रोटेस्ट एंड पीपल्स मूवमेंट्स, the emotions and sentiments that people attach to their language must be respected। होता ने कहा कि जो इमोशंस अटैच है लोगों के लैंग्वेज के साथ उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑथर ये भी कह रहा है कि लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर ऑथर ने कहा है। और अटेम्प्ट टू यूज हिंदी इन द नेम्स ऑफ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी सीन एज एन imposition of the culture of the linguistic majority on the linguistic minority। और ये जो एक तरह से बिल्स का नेम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में रखा गया है उससे यह है कि आपने एक मेजोरिटी जो लिंग्विस्टिक मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके कल्चर को एक तरह से इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट रखा है। उसके बाद ऑथर ने कहा है कि इशू जो है वो केवल लैंग्वेज का नहीं है, इशू है कल्चर का, इंक्लूसिविटी का, डाइवर्सिटी का और रेस्पेक्ट का। ठीक है। फिर ऑथर ने फर्दर लीगल पोजीशन को बताया कि लीगल पोजीशन क्या है। तो लीगल पोजीशन तो अब पीछे भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 348 क्या प्रोवाइड करता है। दूसरा, ऑथर ने कहा कि लीगल पोजीशन ये है कि इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू रिमेन एन ऑफिशियल लैंग्वेज अंटिल द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिजायर्स हो। कि जब तक नॉन हिंदी स्टेट्स जो है स्पीकिंग स्टेट जो है वो डिजायर नहीं करेंगी, मतलब वो ये कंसेंसस नहीं होता है सबके बीच में, तब तक जो है आप जो है इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कंटिन्यू रहेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है इज ऑल्सो दैट द टेक्स्ट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट शैल बी इन इंग्लिश। जो भी टेक्स्ट रहेगा लॉज का वो इंग्लिश में ही रहेगा। फाइनली ऑथर ने कहा है कि जो जिस कमेटी को रेफर किया गया उसका सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि वो ये देखे कि ये जो नेम का चेंज किया गया है, ठीक है ना, वो उसको सबसे पहले मतलब चेक करे। ठीक है ना, उसके नेम्स को जो चेंज है वो फिर से मतलब रिस्टोर करे या फिर नेम जो है वो इंग्लिश में रखे। बेसिकली ये कहना चाहता है वो। तो आगे देखते हैं। पायलट फटीग इन इंडिया वेक अप कॉल फॉर एयरलाइंस। बेसिकली ये इतने इसमें डिस्कशन इतना चाहिए, बस ये है कि जो पायलट्स हैं उनके लीव्स वगैरह के लिए और उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सकें, ताकि जो एयरलाइन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फेलियर ऑफ होप। कास्ट वायलेंस बाय टीनेजर्स इज सिम्पटोमेटिक ऑफ ए डीप रूटेड मैलेज। तो बेसिकली जो इंसिडेंट अभी हुआ था नंगूनेरी टाउन जो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट था वहां पे, जहां एक दलित टीनेजर और एंड हिज सिस्टर वर ब्रूटली हैक्ड बाय स्कूलमेट्स बिलोंगिंग टू एन इंटरमीडिएट डोमिनेंट कास्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ होप फॉर ए होल जनरेशन ऑफ ए कम्युनिटी लिविंग ऑन द मार्जिन्स। तो ये जो होप की जो बात कर रहे हैं, जो हम कास्ट जो डिवाइड है उसको कम करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, साउथ ने बताया इस इंसिडेंट के बाद। द मच टाउटेड द्रविडियन मॉडल इंस्पायर्ड बाय द पेरियार टू ओवरकम कास्ट हेजेमनी एंड फैसिलिटेट इंक्लूजन ऑफ ऑल सिटीजन्स इन डेवलपमेंट हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म इन इम्प्लीमेंटेशन। उसने बताया कि जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को have only been band-aids to violent outbursts and a consistent effort to address the root of the problem has been lacking। कि आपने जो रूट कोज है इस प्रॉब्लम की उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसके हालांकि ये है कि गवर्नमेंट ने एक वन मैन कमीशन अपॉइंट जरूर किया है, उनका नाम आप याद रखते हैं, रिटायर्ड जज के चंद्रू, और उनको अपॉइंट किया गया है टू सजेस्ट स्टेप्स टू स्टैम्प आउट कास्ट डिफरेंसेज अमंग द स्टूडेंट्स।
तो इससे रिलेटेड ये वाली चीजें थी जो बतानी थी। ओपिनियन में आज जो है दैट इज क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव एआई सिस्टम। तो बेसिकली जनरेटिव एआई सिस्टम में जो रिवोल्यूशन देखने का बताया तो उससे यह है कि पोटेंशियल तो अनलीश हुआ है, लेकिन जो पोटेंशियली चेंज है उससे कुछ टेक्निकल और सोशल चेंजेस जो आए हैं उनसे कुछ रिस्क भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही हमारे पास या पोटेंशियली है, उससे रिलेटेड रिस्क जो है उनको भी हमें देखना है कि उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उन्होंने ने यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया वो जुगलबंदी चैटबॉट का दिया रूरल इंडिया में। तो बेसिकली ये चैटबॉट के द्वारा पावर्ड है जो कि मल्टीपल लैंग्वेज में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है खुद ही कन्वर्ट करके, ठीक है ना। रिस्क की बात ये की है कि एआई पावर टूल्स आर एनेबलिंग बैड एक्टर्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल एंटिटीज दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ह्यूमंस ऑनलाइन। ये जो एआई पावर टूल्स हैं वो एक तरह से आर्टिफिशियल एंटिटीज क्रिएट करते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो ह्यूमन से ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है या फिर कोई चैटबॉट आपसे बात कर रहा है। और फिर वो क्या करते हैं, दे लॉन्च अ बैराज ऑफ वेरिएशंस ऑन ओल्ड हार्म सच एज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी हैक्स, फ्रॉड, हेट स्पीच और शेमिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे इवेंट जो एक तरह से बढ़ सकते हैं इनसे, ठीक है ना। ये जो बैड एक्टर्स है इसको वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फिर ऑथर ने दूसरा ये बताया है कि जो कंसर्न्स है अबाउट सेफ्टी एसोसिएटेड विद जनरेटिव एआई डिप्लॉयमेंट, इट इज राइटली एट द टॉप ऑफ पॉलिसी मेकर्स एजेंडा। जो ये कंसर्न्स हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो टॉप पे होनी चाहिए एजेंडा में कभी भी। एक कॉमन रेगुलेटरी प्रपोजल इज टू रिक्वायर ऑल डिजिटल असिस्टेंट्स टू सेल्फ आइडेंटिफाइड एज सच एंड टू क्रिमिनलाइज फेक मीडिया। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले स्टेप ये होना चाहिए जो जितने भी बोट्स हैं या डिजिटल असिस्टेंट्स हैं उनको सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि यही वाले इवेंट जो है वो कम हो सके, ठीक है ना। वी नीड अ मोर कंजर्वेटिव एश्योरेंस पैराडाइम की बात की जहां पे ऑल डिजिटल एंटिटीज आर अज्यूम टू बी एआई बोट्स और फ्रॉडुलेंट बिजनेसेस अनलेस प्रूवन अदरवाइज। वही कि सबको एक तरह से ये मान के चलेंगे सारे एआई बोट्स या फ्रॉडुलेंट बिजनेस हैं, ठीक है ना। डिजिटल एंटिटीज जितनी है उनको सबको ये मान के चलेंगे अगर जब तक प्रूवन नहीं होता, मतलब वही है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर देंगे तो यानी प्रूव हो गया कि आप जो है फ्रॉडुलेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई ऑथर ने, एक तो आइडेंटिटी एश्योरेंस बताया है और दूसरा बताया है इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। तो आइडेंटिटी एश्योरेंस क्या है, इट एंश्योर ट्रस्ट बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टीज बाय वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्वॉल्व्ड एंटिटीज। जो भी दोनों एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व है उनकी आइडेंटिटी को एक तरह से वेरीफाई करता है। enabling them to have confidence in each other's claimed identities, कि ताकि दोनों एक दूसरे क्लेम्ड आइडेंटिटीज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें। तो पहला तो यह है जिसमें आइडेंटिटी एश्योरेंस की बात की गई है। फिर दूसरा जो मैंने बताया कि आइडेंटिटी इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी क्या है, इट एंश्योर दैट द कंटेंट बीइंग एक्सेस्ड इज ऑथेंटिक एंड वाज पब्लिश्ड बाय द पर्सन इट क्लेम्स टू बी पब्लिश्ड बाय। वही कि जो कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है वो ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है और वही पर्सन उसको पब्लिश कर रहा है जो उसको क्लेम कर रहा है पब्लिश करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पब्लिश कर रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब फेक न्यूज नहीं है, ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी जो है इस चीज की वो 3 पिलर से आती है। पहला ऑथर ने बताया कि सोर्स का वैलिडेशन से, अगर आप सोर्स वैलिडेट कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा जो है वो कंटेंट की इंटीग्रिटी है, मतलब कि आप एनेबल कर सकते हैं कि वेरीफाइबिलिटी दैट द इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, इन्फॉर्मेशन के साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। और तीसरा जो पिलर बताया वो बताया इन्फॉर्मेशन की वैलिडिटी, ठीक है ना, जिसको हम ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग के द्वारा और क्राउड सोर्सेज रिव्यूज के द्वारा हम उसको इन्फॉर्मेशन को वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि दोनों ही चीजें, ना तो आइडेंटिटी एश्योरेंस और ना ही इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी, दोनों को ही अचीव करना जो है वो इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एश्योरेंस में कुछ इश्यूज हैं जैसे कि प्राइवेसी का वर्सेस सर्विलांस का इशू चलता है, सिविल लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी का इशू चलता है और एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का इशू चलता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है तीनों इशू फिर से एक तरह से फुलफिल रह जाएंगे और इनमें कोई भी आउटकम वो नहीं निकल पाएगा। तीनों इशू फिर से एक तरह से हो जाएंगे। तो इन तीनों इशू को बैलेंस करना यहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वो भी क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं है या वो इतना ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंसरशिप के क्वेश्चन है, टाइमलेस क्वेश्चन ऑफ हु डिफाइंस द ट्रूथ, कि ट्रूथ को डिफाइन कौन करेगा। किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ट्रूथ हो सकती है, वही दूसरे के लिए फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो, ठीक है ना। तो फाइनली होता है क्या कि वी नीड टू रीइमेजिन आवर सेफ्टी एश्योरेंस पैराडाइम एंड बिल्ड अ ट्रस्ट फ्रेमवर्क टू एंश्योर ग्लोबल आइडेंटिटी एश्योरेंस एंड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी। वही कि ग्लोबल आइडेंटिटी एश्योरेंस और जो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी है उसको हमें एंश्योर करने की जरूरत है। और जो हमारा एश्योरेंस सेफ्टी एश्योरेंस पैराडाइम है उसको हमें एक तरह से रीबिल्ड या रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज इट। आगे डाटा पॉइंट में आज होता ने दिया इरिगेशन इन फोकस इंडिया मूव टुवर्ड्स ड्राइएस्ट एवर अगस्त। तो अगस्त जो है इस बार का वो 1901 से लेके अब तक अगर देखें तो लोएस्ट है रिकॉर्ड पे, जिसमें जो है रेनफॉल जो देखने को लोएस्ट मिला है, मतलब ड्राइएस्ट अगस्त इस बार रहा है।
ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इससे जो खरीफ क्रॉप्स है वो उनकी सोइंग इफेक्ट होने वाली है, और 10% जो है वो ऑलरेडी जो पल्सेज वगैरह हैं वो कम शो की गई हैं इस साल, ठीक है ना। वो रिटेल इन्फ्लेशन में जिसकी वजह से जो है वो काफी हाई देखने को हमें मिल रहा है। तो हिस्टोरिकली लो अगस्त रेनफॉल में इंक्रीज फूड प्राइसेस फर्दर, ऐसा पहली बार नहीं है, पीछे भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो अगर अगस्त में रेनफॉल रो रहता है तो उससे जो फूड प्राइसेज हैं वो बढ़ते ही हैं, ठीक है ना। उधर ने कुछ डाटा दिया है यहाँ पे, अब इसके रिगार्डिंग ये है कि डिस्पाइट रिसीविंग बिलो एवरेज रेनफॉल इन 4 ऑफ द पास्ट 6 ईयर्स सिंस 2016 द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड राइस हैज कंसिस्टेंटली ग्रो, कि बेशक रेनफॉल जो है पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो उनमें से 4 सालों में कम रहा है, लेकिन जो राइस प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली हाई देखने को मिला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टेट्स के एफर्ट हैं टू इम्प्रूव दियर इरिगेशन कवरेज वो जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ओवर द टाइम। दूसरे चार्ट में उन्होंने दिखाया कि इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स द शेयर ऑफ इरिगेटेड एरिया हैज ग्रोन कंसिडरेबली इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 डिकेड्स में जो इरिगेटेड एरिया का शेयर है वो काफी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फिर जो स्टेट्स है जिनमें लो इरिगेशन लेवल्स है, ठीक है ना, जैसे कि कुछ जहाँ पे मतलब बेसिकली जो इरिगेटेड एरिया है वो 40% से कम है, तो वहां पे राइस प्रोडक्शन जो है वो टिपिकली डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल। तो जाहिर सी बात है क्योंकि स्टेट जो है उनमें इरिगेशन कम है तो वो ज्यादातर मॉनसून डिपेंडेंट है या रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो उनमें तो जो प्रोडक्शन है राइस का वो कम होगा ही। लास्ट चार्ट जो होते हैं वो क्या है कि जो जो स्टेट्स अच्छे से इरिगेटेड स्टेट्स है, मतलब जहाँ पे इरिगेशन सब्सटेंशियल है कवरेज, मतलब 40% से ऊपर है, तो उनमें जो राइस प्रोडक्शन है वो इंक्रीज देखने को मिला है इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लो रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन जो है वहाँ पे ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इट इंडिकेट दैट इंक्रीज इरिगेशन कैन टू अ डिग्री ऑफसेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल। तो अगर आपका इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपका इरिगेशन जो है वो अच्छे से आपने वहाँ पे उसको किया हुआ है स्ट्रक्चर, तो जो है जो इफेक्ट है इनसफिशिएंट रेनफॉल का उसको ऑफसेट किया जा सकता है, ठीक है ना। बेशक चाहे पूरा ना किया जा सके, कुछ डिग्री तक जरूर किया जा सकता है। आगे देखते हैं द कत्था चीवू कंट्रोवर्सी। तो कत्था चीवू कंट्रोवर्सी जो है फिर से एक तरह से उसमें आ गई है। यहाँ पे बेसिकली कत्था चीवू जो था वो पार्ट बना देता श्रीलंका का, और यहाँ पे एक जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड श्रीलंका प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि साइन हुआ था 1974 में। इट्स to demarcate the boundary between the two countries in the historic waters from Palk Strait to Adams Bridge, और ठीक है ना उसमें इसको एक तरह से बेसिकली पार्ट बनाया गया था। यहाँ पे उन्होंने देखिए अगस्त 18 में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने एक डिबेट को रिवाइव कर दिया। चाहे कत्थाचीवू क्या है ये, एन अनइनहेबिटेड एंड बैरन 285 एकड़ आइलैंड अबाउट 40 नॉटिकल माइल्स ऑफ द रामेश्वरम। तो इसकी लोकेशन आप ये ध्यान रखते हैं, रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये एक 285 एकड़ का आइलैंड है, ठीक है ना। दोनों ही कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फिशर फोक है दोनों ही कंट्री का वो ट्रेडिशनली इस आइलैंड को यूज करते थे फिशिंग के लिए, लेकिन जो 1974 का एग्रीमेंट हुआ था उसमें उसके बाद एक सप्लीमेंटल पैक्ट आया मार्च 1976 में, जिसमें ये कहा गया कि फिशिंग वेसल्स एंड फिशरमैन ऑफ द टू कंट्रीज शैल नॉट एंगेज इन फिशिंग इन द हिस्टोरिक वाटर्स। ये जो फिशिंग दोनों ही कंट्रीज को एक तरह से मना कर दी गई यहाँ पे। तो श्रीलंका जो है वो सोवरेनिटी क्लेम करता है इस पे करता चाहिए ऑन द ग्राउंड दैट पोर्तुगीज हु हैड ऑक्यूपाइड द आइलैंड ड्यूरिंग 1505-1685 सीई हैड एक्सरसाइज जुडिक्शन ओवर द आइलैंड। जबकि इंडिया का जो कंटेंशन है, इंडिया का व्यू पॉइंट ये है कि जो अर्स्टवाइल राजा था रामनाथ का हैड पोजेशन ऑफ इट एज ए पार्ट ऑफ हिज जमीन, ठीक है ना। तो इशू जो है दोबारा से कब आया, 1991 में, अगस्त 1991 में, जब चीफ मिनिस्टर जयललिता ने डिमांड किया था कि रिट्रीव किया जाए जो ये इसको एग्रीमेंट को, ठीक है ना। और बोथ जयललिता एंड करुणानिधि अप्रोच द एपेक्स कोर्ट ऑन द मैटर। फिर सेंटर ने क्या कहा इसमें, सेंटर ने अगस्त 2013 में कहा था कि द क्वेश्चन ऑफ रिट्रीवल ऑफ कत्थाचीवू फ्रॉम श्रीलंका डिड नॉट अराइज एज नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वाज सीडेड टू श्रीलंका, क्योंकि कोई भी टेरिटरी जो है इंडिया को बिलोंग करने वाली वो श्रीलंका को सीड नहीं की गई थी। और फिर ये भी कहा था देयर वाज नो एग्रीड बाउंड्री ए मैटर ऑफ व्हिच वाज सेटल्ड थ्रू 1974 एंड 1976 एग्रीमेंट। और जो इशू था वो 1974-76 में एग्रीमेंट वाले ने एक तरह से बाउंड्री वाला इशू को जो सेटल कर दिया था। तो ये ओथर ने मतलब जो सेंटर है उसने अपना व्यू दिया था अगस्त 2013 में, ठीक है ना, ओथर ने बताया। बाकी आगे देखते हैं व्हाट इज आरबीआई न्यू पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ये है अगस्त 17 को जो है आरबीआई
commenced a pilot program commence किया था which endeavor to evaluate the feasibility of the public tech platform for frictionless credit के लिए जो public tech platform है उसको पायलट बेसिस पे एक प्रोग्राम एंडेवर किया गया है उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। जो सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर है मतलब RBI, इट ऑब्जर्व दैट द डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस रेस्ट विद डिफरेंट एंटिटीज लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अकाउंट एग्रीगेटर्स, बैंक्स, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एटसेट्रा। तो लोन देने के लिए जो डाटा चाहिए होता है एक तरह से क्रेडिट उसकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है ना, उसका जो डाटा है वो कई डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज पे, स्टेट गवर्नमेंट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अकाउंट एग्रीगेटर्स पे, बैंक्स के पास है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग बिखरा हुआ है, तो इसलिए इनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए जो है ये नया प्लेटफॉर्म लाया गया है। द न्यू प्लेटफॉर्म वुड ब्रिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस, एक ही जगह पे इनको लाया जाएगा। और इससे वही है कि सॉरी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म इसमें जो ट्राई किया गया था ये एक इसी तरह का ये पायलट प्रोजेक्ट जो इंस्टीट्यूट किया था इससे पहले वो डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यूज किया गया था, जहां पे सितंबर 22 में स्टार्ट किया था। इस टेस्टेड एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंडिंग प्रोसेस इन पेपरलेस एंड हैजल फ्री मैनर, वहां पे इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है ना। और जो है पब्लिक जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, द पब्लिक प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड बाय इट्स होली ओन सब्सिडीज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके द्वारा ये तैयार किया जाए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म ये तैयार किया जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक भी हैं वो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर फैक्ट बेस्ड एंड क्विक क्रेडिट असेसमेंट। तो आप जल्दी से क्रेडिट का असेसमेंट कर सकते हैं कि क्रेडिट देना चाहिए क्रेडिट पे या नहीं, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो वापस रीपे हो पाएगा नहीं, उसकी क्रेडिट उसकी मतलब रीपेमेंट एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो इसमें वो है एक तरह से बोरोअर्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो एक तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट तो लाएगा ही लाएगा, साथ में क्विकर डिस्बर्समेंट होगा और जो स्केलेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करे। तो बोरोअर्स के लिए ये है कि उनको एक तरह से टाइम कम मतलब उनको जल्दी लोन्स जो है वो अवेलेबल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ AI यूज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक। तो अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक बेसिकली समझने की यहाँ पे बात है, उसके रिगार्डिंग ये है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू डिकोड पासवर्ड्स बाय एनालाइजिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कीस्ट्रोक। तो यही है अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक ऑन कीबोर्ड। तो सबसे पहले हमें देखना है साइड चैनल अटैक्स क्या होते हैं। साइड चैनल अटैक्स मेथड होते हैं हैकिंग ए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम्स यूज्ड इन द एन्क्रिप्शन मेथड। एन्क्रिप्शन मेथड में जो ऑक्सिलरी सिस्टम्स यूज होते हैं तो उनके क्रिप्टोग्राफिक जो एल्गोरिथम है उसको हैक करके जो है अटैक्स किए जाते हैं, इनको बोलते हैं साइड चैनल अटैक्स। तो ये कैसे किया जा सकता है? दीज कैन बी performed by using a collection of signals emitted by devices including electromagnetic waves, power consumption, mobile sensors as well as sound from the keyboards and printers to target devices। तो ये सारे सिग्नल्स यूज करके चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आ रहे हो, पावर कंजम्पशन के हो, मोबाइल सेंसर से आ रहे हो या कीबोर्ड के साउंड से आ रहे हो, प्रिंटर्स या और प्रिंटर से आ रहे हो, तो उनको जो है टारगेट उनको यूज किया जाता है टू टारगेट डिवाइसेज, ठीक है ना। ये है हमारा साइड चैनल अटैक्स, ठीक है ना। तो अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक में क्या होता है? द साउंड ऑफ क्लिक्स जनरेटेड बाय कीबोर्ड इज यूज्ड टू एनालाइज कीस्ट्रोक्स एंड इंटरप्रेट व्हाट इज बीइंग टाइप्ड टू लीक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। की कीबोर्ड पे टाइप किया गया है तो उसको यूज किया जाता है इस मेथड को उसके क्लिक से, साउंड से। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि इसका यूज जो है वो पासवर्ड्स वगैरह या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है पता करने में किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो दिन पे दिन इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो अकाउस्टिक साइड के चैनल पे वो बढ़ गई है। यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि स्टडी में ये पाया गया है कि व्हेन ट्रेन्ड ऑन कीस्ट्रोक्स बाय नियर बाय फोन द क्लासिफायर अचीव्ड एन एक्यूरेसी ऑफ 90%, 5%, द हाईएस्ट एक्यूरेसी सीन विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज मॉडल। तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा एक्यूरेसी जो है अचीव कर ली गई है, ठीक है ना। क्या ऐसे अटैक नए हैं? तो बिल्कुल नहीं, अटैक्स नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट दे दे कोई कि अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ अटैक्स हैं, तो ये अटैक नए तो नहीं है, ये सिंस 1950 जो है वो प्रेवलेंस में है। व्हेन अकाउस्टिक एमिनेशंस ऑफ एन्क्रिप्शन डिवाइसेस वर यूज्ड टू क्रैक देयर सिक्योरिटी, तब भी इनका यूज जो है वो किया जाता था, ठीक है ना। यूजर्स कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? तो यहाँ पे सिंपल थोड़े से ऑथर ने बताया कि एक्सप्लिसिट मीन्स तो डिफेंस के नहीं है इसके लिए, लेकिन कुछ सिंपल चेंजेस कर सकते हैं आप टाइपिंग में जो रिड्यूस करेंगे चांसेस को अटैक्स के। मतलब 100% तो आप नहीं है, लेकिन हाँ रिड्यूस हो सकते हैं आपके अटैक के चांसेस। पहला उन्होंने ये बताया कि आप टच बेस्ड जो है टाइपिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जिससे जो है चांसेस ऑफ सक्सेसफुल की स्ट्रोक रिकॉग्निशन फ्रॉम 64% टू 40% तक जो है रिड्यूस हो जाता है, या आपका की स्ट्रोक जो है रिकॉग्नाइज हो सके। दूसरा बताया है
changes in typing style and creating stronger passwords that use a combination of upper and lower case alphabets can make it more difficult for criminals to launch successful ASCA attacks। तो जैसे पता है आप टाइपिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर पासवर्ड जिसमें लोअर और अपर केस दोनों यूज किए हों, क्योंकि स्टडी में ये भी पाया गया कि इवन डीप लर्निंग मॉडल्स हैड अ डिफिकल्ट टाइम रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ शिफ्ट की टू चेंज द केस ऑफ अल्फाबेट व्हेन टाइपिंग। अगर आप शिफ्ट की हेल्प से जो आप अपर केस या लोअर केस में चेंज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना वो डिफिकल्ट है, इवन डीप लर्निंग मॉडल्स भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा सकते हैं। तो वहां पे सेफ्टी के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं और टैग के चांसेस रिड्यूस होते हैं। दूसरा, यूजर शुड ऑल्सो अवॉइड द यूज ऑफ इजीली रिकॉग्नाइजेबल फ्रेजेस विच कैन मेक इट इजियर फॉर एआई मॉडल टू ट्राई द टेस्ट। जाहिर सी बात है कि आप इजी फ्रेजेस यूज करें तो एआई मॉडल तो बहुत कम टाइम में उनको जो है वो ट्राई कर सकता है और इससे आपका वो जो है सिक्योरिटी लेवल वो ब्रीच हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से जो है वो तरीके बताएं जिनसे जो है रिड्यूस किया जा सकता है इन अटैक्स को। सो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो। आपको डिस्कशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच को बढ़ाइए। थैंक यू।